हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दैट इज केमिकल काइनेटिक। तो अपने नोटबुक में आप हेडिंग डालिए सबसे पहले केमिकल काइनेटिक। बेटा चैप्टर का नाम हेडिंग डालिए केमिकल काइनेटिक। देखिए बेटा इस चैप्टर में हम सारी बातें करेंगे। ये तो आज फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट इस चैप्टर का हम पढ़ेंगे। इसके बाद सारी वीडियोस धीरे धीरे टॉपिक वाइज आते जाएंगे, जो मैं वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करते जाऊंगा। प्लीज उसको वॉच करते जाइएगा और अपनी स्टडी कंटिन्यू रखते जाइएगा। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कोई भी रिएक्शन होता है तो किस स्पीड से होता है। केमिकल काइनेटिक मतलब वही होता है ना, काइनेटिक रेट ऑफ द रिएक्शन, कि कोई रिएक्शन कितने स्पीड से होता है। इस चीज की स्टडी हम इसमें करेंगे केमिकल काइनेटिक चैप्टर पे। हम ये भी पढ़ेंगे कि मान लो कोई रिएक्शन है वो 10 मोलर है। कोई रिएक्शन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 10 मोलर है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में आपको मालूम होगा अच्छे से कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। आप क्लास 12th में पढ़ रहे हैं। तो 10 मोलर से वो 1 मोलर तक कंज्यूम होने में कितना टाइम इसको लगेगा, इस टाइप की स्टडी जो है हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे। कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम पे इसका क्वांटिटी आधी हो जाएगी, किस स्पीड से रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन के स्पीड को बढ़ाने के लिए हम और क्या कर सकते हैं, किन किन फैक्टर्स पे कोई भी रिएक्शन का स्पीड डिपेंड करता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे। सारे टाइप्स के लेक्चर वन बाय वन यूट्यूब में जितना जल्दी हो सके मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। नोटबुक लेकर के बेटा बैठेंगे, है ना। नोटबुक बहुत जरूरी है, नोट्स बनाते चलेंगे, साथ ही साथ पढ़ते चलेंगे। ओके। केमिकल काइनेटिक, केमिकल काइनेटिक जैसे अभी मैं बताया आपको, केमिकल काइनेटिक होता क्या है, कोई रिएक्शन किस स्पीड से हो रहा है उसकी स्टडी करना, दैट इज केमिकल काइनेटिक। तो केमिकल काइनेटिक में हम जनरली रेट ऑफ रिएक्शन की बातें करेंगे। कोई रिएक्शन को कितना टाइम लगता है, कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, हाफ होने में, इस टाइप की स्टडी केमिकल काइनेटिक कहलाती है। केमिकल काइनेटिक में अब देखिए किस टाइप के रिएक्शन की स्पीड हम पता करेंगे। रिएक्शन के टाइप्स पहले पढ़ लेते हैं। रिएक्शन तो कई टाइप्स के होते हैं। अब देखो वो वाले टाइप पे मत जाना। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पहले आपने पढ़ा होगा, हो सकता है क्लास 10th वगैरह में। अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन तो कई हैं, जैसे कि आप पढ़े होंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और होता है बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देन होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है। तो ढेर सारी रिएक्शन है। रिएक्शन को डिवाइड करने तो कई टाइप्स है। ठीक है। आयनिक रिएक्शन, कोवैलेंट रिएक्शन, तो बहुत सारे रिएक्शंस हैं। तो अब रिएक्शन के कौन से टाइप, ऐसे रिएक्शन को हम उसके रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब कोई रिएक्शन किस स्पीड से हो रही है, उस स्पीड के अकॉर्डिंगली, वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन के अकॉर्डिंगली रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं ये हम देखते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग रिएक्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम। सबसे पहला जो रिएक्शन है इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। सेकेंड स्लो रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन हो जाएगा बेटा मॉडरेट रिएक्शन, और इसको हम ये लिख सकते हैं रिएक्शन of which
रेट ऑफ रिएक्शन इज मेजरेबल। कुछ बातें तो आपको अभी से समझ में आ गई होंगी, बट फिर भी टॉपिक वाइज पॉइंट वाइज डील करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बेटा इंस्टेंटेनियस रिएक्शन क्या होता है। इंस्टेंटेनियसली अगर कोई रिएक्शन हो जाए, देखो वर्ड से समझ, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, आपको मालूम है कि प्रोडक्ट कैसे बनता है, कोई रिएक्शन कैसे होता है। दो रिएक्टेंट सपोज हम ले लिए, रिएक्टेंट ए रिएक्टेंट बी, ए और बी दो रिएक्टेंट ले लिया, दोनों को कंबाइन किया, मिक्स किया। जैसे ही कंबाइन किया, एट द टाइम ऑफ द मिक्सिंग ऑफ द रिएक्टेंट, इफ दे जस्ट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, एट द टाइम, एट दैट मोमेंट, जैसे ही मिक्स हुआ वैसे ही अगर वो रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो जाए बेटा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। रिएक्टेंट को जैसे ही हमने मिक्स किया, ये रिएक्टेंट वैसे ही मिक्स होते ही एक दूसरे के कांटेक्ट में आते ही प्रोडक्ट में चेंज हो गया, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन। आप आसानी से समझने के लिए इसको लिख सकते हैं, सिंपल वर्ड्स में लिख सकते हैं फास्ट रिएक्शन। ठीक है, डिफाइन कैसे करेंगे, द रिएक्शन विच कंप्लीटेड, डिफाइन अलग करना, इसको डिफाइन करना। ठीक है, मैं यहां पर लिखते जाता हूं बेटा। फर्स्ट का डेफिनेशन, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन कैसे डिफाइन करेंगे, द रिएक्शन विच गेट कंप्लीटेड at the moment of the mixing of reactant are known as instantaneous reaction। जैसे हमने मिक्स किया दो सब्सटेंसेस को, वो किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। ज्यादा टाइम नहीं लगा, कुछ सेकंड्स, मिली सेकंड्स में काम हो गया, प्रोडक्ट में चेंज हो गया। इसको क्या बोलेंगे बेटा, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन बोलेंगे। एग्जांपल जैसे कि आयनिक रिएक्शंस, आयनिक रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, आयनिक कंपाउंड को मिक्स करने वाला आयन एक्सचेंज रिएक्शंस, जिसमें आयन का डिस्प्लेसमेंट हो। लोअर क्लासेस में पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को रिप्लेस करे, लेकिन आयन के फॉर्म पे रिप्लेस करे। रिप्लेस तो कोवेलेंट में भी होता है, ठीक है, वो वाला है। आयनिक फॉर्म पे, आयंस के फॉर्म पे, जैसे कि आप अगर मान लो बेरियम क्लोराइड लेते हैं, ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन किसी टेस्ट ट्यूब में ले लिया, बेरियम क्लोराइड ले लिया, ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बेरियम क्लोराइड, और ऐसे ही सोडियम सल्फेट लिया टेस्ट ट्यूब में, सोडियम सल्फेट ले लिया, ये भी ट्रांसपेरेंट, Na2SO4, दोनों ट्रांसपेरेंट हैं। जैसे ही दोनों को मिक्स करते हैं, वैसे ही थोड़ी देर में, विथआउट टेकिंग टाइम, थोड़ी देर में नहीं बोलना चाहिए मेरे को, विथआउट टेकिंग टाइम it converted into a white precipitate, it forms white precipitate, white PPT is formed as we mix barium chloride and sodium sulfate, and this white PPT is of barium sulfate, it doesn't take time। ओके, जैसे मिक्स किया, आपने इन दोनों को मिक्स किया, बेरियम इस सल्फेट के साथ बेरियम सल्फेट बना लिया, और ये Na और Cl यहां पर NaCl बना लेते हैं। और इस बेरियम सल्फेट की वजह से व्हाइट पीपीटी, यहां पर बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी बनता है। उसका रीजन ये, बेरियम सल्फेट जो है सॉल्युबल नहीं होता, वेरी लेस सॉल्युबल वाटर पे, इसलिए वो प्रेसिपिटेट बन करके नीचे सेटल डाउन करता है। तो ये रिएक्शन कुछ सेकंड्स में होने वाले रिएक्शन है। अब इसका हम रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन नहीं कर सकते, ध्यान रखेंगे, इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन नहीं कर सकते। इतना जल्दी हो रहा है, क्या मेथड लगाओगे, सोच के देखिए, इमेजिन कीजिए, कुछ सेकंड में हो गया, कुछ सेकंड में हो गया, तो इसके अंदर क्या मेथड लगाएंगे हम कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन, कि हम इसकी स्पीड को मेजर कर पाए, रिएक्शन की स्पीड को मेजर कर पाए।
रेट ऑफ रिएक्शन की स्पीड नहीं बोलना चाहिए, है ना। क्या बोलेंगे हम, इस रिएक्शन के स्पीड को या रेट को हम कैसे मेजर करेंगे अगर वो कुछ ही सेकंड्स में कंप्लीट हो गया तो ऐसे रिएक्शन हमारे लिए इस चैप्टर में काम की चीज नहीं है, ठीक है। इसकी स्टडी हम इस चैप्टर में नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इसका स्टडी हम कर ही नहीं सकते हैं और कोई बेनिफिट भी नहीं है। क्या करेंगे बेनिफिट इसका, मतलब रिएक्ट ऑफ रिएक्शन जान करके, बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है। अगर कोई रिएक्शन 3 घंटे में हो रहा है, 4 दिन में हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन की स्पीड को मेजर करके उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए मेथड्स हम ढूंढ सकते हैं, तो वहां कुछ बेनिफिट्स है। ये तो खुद ऐसे ही तो 1-2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड में हो जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए बेनिफिट नहीं है इसके बारे में ज्यादा स्टडी करने का, रेट ऑफ रिएक्शन जानने का, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया, बेरियम मिक्सिंग ऑफ द बेरियम क्लोराइड एंड द सोडियम सल्फेट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट, ठीक है। तो आयनिक रिएक्शंस है। ऐसी एक और एग्जांपल ले सकते हो, सिल्वर क्लोराइड AgCl को अगर हम मिक्स कर दिए इसके एक्वा सॉल्यूशन को लेकर के, सॉरी AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के एक्वा सॉल्यूशन को किसके साथ कर दिए, बेरियम क्लोराइड के साथ ही कर दीजिए इसके साथ, क्या होगा, यहां का सिल्वर इस क्लोरीन के साथ में AgCl बना ले। ये भी व्हाइट पीपीटी होता है बेटा, जैसे वहां बेरियम सल्फेट का पीपीटी मिलता है वैसे AgCl का भी व्हाइट पीपीटी मिलता है, ये भी लेस सोल्यूबल है, ठीक है। और ये बेरियम इसके साथ बेरियम नाइट्रेट बना देगा। यहां सोडियम नाइट्रेट भी ले सकते थे, सॉरी सोडियम क्लोराइड लेकर सोडियम नाइट्रेट भी ले सकते थे, ठीक है। इसको आप NaCl ले सकते हो, कोई इशू नहीं। ये NaCl ले लेंगे, NaCl के साथ करवाओगे तो NaNO3 बन जाएगा, एक ही बात है, NaNO3 बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के जो रिएक्शंस हैं, आयनिक रिएक्शंस जो हैं, इसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है, इसलिए फास्ट रिएक्शन भी बोलते हैं और इसको हम इंस्टेंटेनियस रिएक्शन बोलते हैं, बहुत जल्दी होने वाला, ठीक है। डेफिनेशन लिख दीजिए या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट, गुड। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा स्लो रिएक्शन, एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जो कि बहुत धीरे धीरे होते हैं, बहुत टाइम लगते हैं, जिसको 1 महीने, 2 महीने, सालों, 2 years, 5 years, 10 years, 15 years, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, स्लो रिएक्शन बोलते हैं। मतलब इतना धीरे होने वाला रिएक्शन जिसको हम मेजर करें भी तो कैसे करें, मतलब इतना धीरे हो रहा है उसका कोई बेनिफिट नहीं। जैसे एग्जांपल देखो फिर समझ जाएंगे। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, द रिएक्शन विच आर वेरी स्लो, द रिएक्शंस विच आर वेरी स्लो। डेफिनेशन में कुछ खास बात है भी नहीं, इसके आसानी से लिख सकते हैं, विच आर वेरी स्लो। एग्जांपल समझिए, रस्टिंग ऑफ आयरन बोलो कितना दिन लगता है, कोई बता पाएगा कितने दिन लगा, कितने दिन में रस्ट हुआ, नहीं बता पाएंगे, कोई नहीं, बहुत टाइम लगता है, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, साल, 2 साल रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। दूसरा क्या बोलते, सेटिंग ऑफ सीमेंट, कोई नया घर बनाया है ना, और उसके सीमेंट को सेट होने में कितना दिन लगता है, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, ठीक है। सीमेंट भी सेट होता है, ये भी केमिकल रिएक्शन है, ठीक। इसके बारे में स्टडी नहीं करना है इसलिए आगे नहीं बढ़ रही इसमें, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कोल, कहां मिलता है भाई कोल, पेट्रोलियम, ये सब कहां मिलता है, अंडर दी अर्थ क्रस्ट, अर्थ के अंदर मिलता है, अंडर दी अर्थ क्रस्ट। कितने दिन में मिलता है, सालों दबे रहते हैं, सालों, 10 ईयर, 20 ईयर, 50 ईयर, 100 ईयर अंदर फॉर्म होते ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फर्मेंटेशन से, ठीक है। तो ये रिएक्शन काफी स्लो रिएक्शंस हैं, तो स्लो रिएक्शन होने की वजह से हम इसकी भी स्टडी नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा स्लो है, ठीक है। तो बात आती है ऐसे रिएक्शन, थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन, इसको मैं रेस कर देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात आती है भाई ऐसे कौन सी रिएक्शन है जिसकी हम बातें करेंगे, जिसकी हम स्पीड की स्टडी करेंगे, या ऑर्डिनरी डालो मॉडरेट रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जो बहुत ज्यादा फास्ट भी ना हो, बहुत स्लो भी ना हो, द रिएक्शंस
the reactions which are neither very fast nor very slow, and their speed are measurable, are known as moderate reaction. ठीक है, अब एग्जाम्पल में समझिएगा, जितने कोवलेंट रिएक्शन है, रिएक्शंस हैपन्स जनरली, रिफिलिंग करना पड़ेगा मेरे को, है ना, थोड़ा सा देखिएगा। कोवलेंट कंपाउंड, ऐसे रिएक्शन जो जनरली कोवलेंट कंपाउंड में होता है वो मॉडरेट टाइप के, मॉडरेट स्पीड के रिएक्शन होते हैं। जैसे कि हम बोल लें, अगर आप लोगों ने हेलोएक्टेन हेलोअरिन पढ़ रखा होगा, क्लास 12 में है, ठीक है, तो जितने भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं, ये सारे रिएक्शन जो हैं वो किसमें आते हैं, कोवलेंट कंपाउंड या मॉडरेट टाइप के रिएक्शन। जैसे कि आप बोल लो मीथेन में का क्लोरीनेशन, भाई मीथेन का क्लोरीनेशन कराएंगे HNU के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, क्या होता है बेटा, CH3Cl बनता है प्लस HCl बनता है। अब ये रिएक्शन आगे और प्रोसीड करते जाता है ना, इसकी बातें नहीं करते अभी, क्योंकि अभी हमको केमिकल काइनेटिक पढ़ना है। तो ये रिएक्शन क्या है, बहुत ज्यादा फास्ट भी नहीं होता, बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं है। तो इस रिएक्शन की बात करें तो ये मॉडरेट टाइप का रिएक्शन है। अगर मान लो हम CH3Cl मिथाइल क्लोराइड जो बना है, अगर हम इसका रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दे तो यहां से ये हाइड्रोक्साइड न्यूक्लियोफाइल जनरेट करता है और ये न्यूक्लियोफाइल इस क्लोरीन को डिस्प्लेस कर देता है ना, और एक लिविंग ग्रुप हमको यहाँ पर Cl यहाँ से बाहर आ जाएगा, जो कि बाद में NaCl बना सकता है, ठीक है, NaCl बना सकता है ये आगे, और ये OH यहाँ पर आकर के क्या बना लेगा बेटा, CH3OH बना देगा, मिथेनॉल बना देगा। तो इस टाइप की जो रिएक्शन है वो क्या है, मॉडरेट रिएक्शन है। तो ऐसे रिएक्शन की वेलोसिटी को या रेट को या स्पीड को हम मेजर कर सकते हैं, और फिर उसके स्पीड को हम बढ़ा भी सकते हैं, और कभी कभी रिक्वायरमेंट रही तो कैटालिस्ट को यूज करके उसकी स्पीड को कम भी कर सकते हैं। तो इस टाइप के रिएक्शंस की हम आज बात करेंगे, ठीक है, इस चैप्टर पे स्टडी करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कीजिए, तब तक मैं रिफिलिंग कर लेता हूं। नोट कीजिए प्लीज। चलिए, नोट कर लिया आप लोगों ने। अब हेडिंग डालिए मेरा रेट ऑफ रिएक्शन। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर तो कब से स्टार्ट हो चुका है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, थोड़ा स्पीड से चलेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन, इंट्रोडक्शन तो समझ में आ गया आपको, रिएक्शन में करना क्या है, चैप्टर पे करना क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कितने स्पीड से हो रहा है समझेंगे। जैसे कि मान लो ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट किसी रिएक्शन पे क्या होगा बेटा, बढ़ेगा कि खत्म होगा, समझो क्या होगा, धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग ये कम होते जाएगा। इसका कंसंट्रेशन पहले इतना है, ठीक है, ये यहां तक आ जाएगा, थोड़ा टाइम बाद यहां तक आ जाएगा, थोड़ा टाइम तक यहां तक आ जाएगा। जैसे जैसे रिएक्टेंट कम होते जाएगा, आप बोल सकते हो वैसे वैसे यहां पर प्रोडक्ट बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे रिएक्टेंट कम होते जाएगा, वैसे वैसे धीरे 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 प्रोडक्ट यहां पर बढ़ते जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम दो तरीके से बता सकते हैं कि भाई कितने स्पीड से रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा, या कितने स्पीड से प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। क्या मोलर कंसंट्रेशन, अगर 10 मोलर सॉल्यूशन है, 10 मोलर सॉल्यूशन हमने ले रखा है, अगर ये क्या होते जाए बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन के सॉरी रिएक्शन जैसे जैसे प्रोसीड करते जाएगा, इसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होते जाएगा। अगर मान लो ये आफ्टर 2 मिनट कितना बचता है इसके अंदर, 8 मोलर बचता है, मतलब कि 2 मोलर कंज्यूम हो गया बेटा 2 मिनट के अंदर, ठीक है। तो 1 मोलर कंज्यूम हो रहा है, 1 मोलर कंज्यूम हो रहा है 1 मिनट के अंदर। अब हम ये भी बोल सकते हैं 1 मोलर मतलब 1 मोल पर लीटर पर मिनट पे, 1 मिनट पे 1 मोल पर लीटर जो है रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन को अब कैसे डिफाइन करेंगे भाई, कि पर मिनट टाइम पे, पर मिनट या पर यूनिट ऑफ टाइम पे, मिनट इसलिए क्योंकि सेकंड में भी हम बता सकते हैं,
पर यूनिट ऑफ टाइम पे रिएक्टेंट का कितना कंसंट्रेशन कम हो रहा है या कितना कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का पर यूनिट टाइम पे बन रहा है। अगर मान लो यहां से 2 मोलर कम होगा तो हम ये बोल सकते हैं यहां से 2 मोलर बनेगा, तो हम कुछ भी बोले एक ही मतलब है। तो उसको, उस क्वांटिटी को, उस कंसंट्रेशन के टर्म पे हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। हम रेट ऑफ रिएक्शन किसको लेंगे? द रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ reactant or product in per unit of time। पर यूनिट ऑफ टाइम पे कितना कंसंट्रेशन चेंज होता है उसको हम रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब इसको अगर हम दूसरे तरीके से समझे तो प्रोडक्ट का कम होना रेट ऑफ रिएक्शन है, तो प्रोडक्ट के कम होने को वर्ड से यूज करते हैं। ओके, द रेट ऑफ रिएक्शन, अगर हम इसके लिए फॉर्मूला बनाएं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या बोलेंगे? चेंज का डिक्रीज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। भाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो रहा है, ये भी तो अभी बताया, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होते जा रहा है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बढ़ते जा रहा है। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होते जा रहा है किस पे? पर यूनिट ऑफ टाइम पे। तो यहां पे क्या आ जाएगा? चेंज इन टाइम या पर यूनिट ऑफ टाइम पे। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, कितना कंसंट्रेशन कम हुआ कितने टाइम पे। जैसे कि अब चेंज इन टाइम क्यों लिखे हैं? 2 मिनट से लेकर के 4 मिनट के बीच में कितना रेट ऑफ रिएक्शन था, अगर हमको ऐसे डिटरमाइन करना रहा तो कैसे करेंगे, इसलिए चेंज इन टाइम लिया। देखते धीरे धीरे समझ में आते जाएगा। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट सपोज यहां पर आर है और ये बन रहा है प्रोडक्ट पी, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर कैसे डिफाइन करेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ आर को बिग ब्रैकेट में ऐसे शो करते हैं। चेंज इन कंसंट्रेशन है तो डेल आर ले सकते हैं, डेल आर चेंज इन टाइम इन डेल टी, दैट विल बी रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन ये रेट ऑफ रिएक्शन को अगर मान लो हम रिएक्टेंट के बेसिस पे बताएं तो यहां पर माइनस लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ेगा? माइनस लेना पड़ेगा। और इसी को रेट ऑफ डिसअपीयरेंस भी बोल सकते हैं। ये क्या है? हम किसके बेसिस पे बताएं बेटा? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के बेसिस पे बताएं। ये क्या है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ द रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट कितना डिसअपीयर हो रहा है ना, इसको क्या बोल सकते हैं हम? रेट ऑफ रिएक्शन को हम यहां पर क्या बोल सकते हैं? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। अब ये तो हमने किसके बेसिस पे बताया कि रिएक्टेंट कितना कम हो रहा है, कितना डिसअपीयर हो रहा है, उसके बेसिस पे बता रहे हैं। अब इसी चीज को हम कैसे बता सकते हैं? प्रोडक्ट कितना बनेगा उसके बेसिस पे भी बता सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए मैं यहां पर एक चीज और लिख सकता हूं, है ना, मैं यहां पर लिख देता हूं, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। वेरी गुड, है ना, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा नीचे करके लिख लिया हूं। क्या आ जाएगा यहां पे? चेंज इन टाइम। ठीक है, हो जाएगा। तो ये हमने रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के लिए ये बनाया। सॉरी, यहां पे ना लिखो यार, कंफ्यूजन आएगा, क्रिएट होगा। ये हटा देता हूं अभी। क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन के लिए एक और एग्जांपल क्या हो सकता है? एक और फॉर्मूला क्या हो सकता है? इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करें? यहाँ प्रोडक्ट क्या है? पी है। कंसंट्रेशन को कैसे लिखेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? विद इन बिग ब्रैकेट। ठीक है, चेंज के लिए डेल्टा, यहां पे कहा जाएगा डेल्टा टी। टी हो गया अपीयरेंस और ये क्या हो गया?
डिसअपीयरेंस, डिसअपीयरेंस है इसलिए माइनस साइन से इसको शो किया। तो रेट ऑफ रिएक्शन को देखो शो करने का तरीका दो हो गया। और इसको क्या बोलते हैं बेटा, ये क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस, इसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो दोनों तरीके से शो करना है, जितना रिएक्टेंट कम होगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। तो मैं इन तीनों को यहां से इसको भी और इसको भी एक साथ ले सकता हूं, इक्वेशन 1 और 2 को, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो ऊपर लिख लूंगा, ले लिया, बढ़िया। इसको हम एक साथ लिख सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डेल आर बाय डेल टी इज इक्वल टू डेल पी बाय डेल टी। ठीक है, ये क्या है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस आते हैं, एक एक वर्ड का बहुत ज्यादा मीनिंग है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, डेल पी बाई डेल टी को रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, सॉरी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट अपीयर होता है और रिएक्टेंट डिसअपीयर होता है। तो ये इसका मतलब है और ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, यहां पर रिएक्टेंट में डिसअपीयरेंस में माइनस साइन है, ये हमेशा माइनस साइन होगा। तो ये माइनस साइन हम लगा रहे हैं एक्चुअली, लेकिन ये इंडिकेट क्या करता है, क्या मतलब होता है माइनस साइन का, बताइए जरा, सोचे जरा। माइनस साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो रिएक्टेंट है वो हमेशा टाइम के साथ साथ कम होते जाएगा। इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का हमेशा ज्यादा होगा और किसी टी टाइम पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हमेशा कम होगा इनिशियल कंसंट्रेशन के कंपैरिजन में। मतलब अगर इनिशियली आपने रिएक्शन को 5 मोलर से स्टार्ट किया था और आप 10 सेकंड आफ्टर या 1 मिनट बाद या 10 मिनट बाद भी अगर आप चेक करेंगे तो इसका कंसंट्रेशन कम ही मिलेगा, क्योंकि माइनस ही होगा ये। और आपको हो सकता है 4 मोलर मिले, हो सकता है 3 मोलर मिले, हो सकता है 4.5 मोलर मिले। तो माइनस का मतलब ये है कि भाई रेट ऑफ जो डिसअपीयरेंस है वो हमेशा माइनस में होगा, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन हमेशा ज्यादा होगा टी टाइम पे मिलने वाले रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से। टी टाइम पे आपको 3 मोलर मिल सकता है, ये मिल सकता है, ये मिल सकता है, ये हमेशा कम ही मिलेगा, ये तो अंडरस्टूड है। तो इसके लिए माइनस साइन यहां पर लगाया जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। अब यहां से हम रिएक्शन पे आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये थोड़ा सा आसान लग रहा है, लेकिन कुछ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी आता है, वो भी देखते हैं। इसको पहले आप नोट कर लीजिए बेटा, नोट कीजिए जल्दी से। चलिए नोट कर लिया। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा। आपको सपोज रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के लिए इक्वेशन लिखना है, समझिएगा। जैसे कि मान लो कोई रिएक्शन है 2A प्लस B इज कन्वर्टेड इनटू 3C, ये रिएक्शन है। ठीक है, अब इसके लिए आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बताना है। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऐसे इक्वेशंस के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे इक्वेशन के लिए आप एक रिएक्टेंट के टर्म पे भी रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन कर सकते हो या कैलकुलेट कर सकते हो। रेट ऑफ रिएक्शन यहां पर आप 2A के लिए भी बोलोगे, आप B के लिए भी बोल सकते हो। A का कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम पे कितना कम हो रहा है, या B का कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम पे कितना कम हो रहा है, या C का कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम पे कितना बढ़ रहा है। तीनों के लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन लगाएंगे कैसे, सामने यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी है, उस केस पे कैसे करते हैं। तो उस केस पे देखिएगा रेट ऑफ रिएक्शन किसके किसके इक्वल होगा। रेट ऑफ रिएक्शन यहां पर डेल A concentration of the A, change in concentration of the A and change in time के इक्वल होगा T टाइम पे कितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ। ठीक है, और यहां पर जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है बेटा, माइनस साइन तो आएगा। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है, इसके साथ मल्टीप्लाई होता है बट डिवाइड हो करके, इस बात को ध्यान रखेंगे। मतलब कि 1/2 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। वैसे ही रेट ऑफ रिएक्शन अगर आप B के लिए रिप्रेजेंट करो तो B के लिए क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा डेल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B इन पर यूनिट ऑफ टाइम। अब इसके भी ये इक्वल होगा। आप रेट ऑफ रिएक्शन को इसके टर्म पे बता सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन को इसके टर्म पे बता सकते हो। ठीक है, जैसे कि अब ये डेल B बाय डेल टी है, इट्स ओके, डेल B बाय डेल टी है, कोई इशू नहीं।
बट यहां पर ये भी माइनस में होगा, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, सामने 1 है, तो 1/1 मतलब वही है, तो लिखने की नीड नहीं रहेगी। यहीं पर हम अगर अपीयरेंस के बेसिस पे बताएं, अभी हमने किसके बेसिस पे लिखा, रेट ऑफ रिएक्शन को हम लिखे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के डिक्रीज होने के बेसिस पे यहां पर शो किया। अगर हम प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के बेसिस पे शो करें तो कैसे लिखेंगे इसको, 1/3 हो जाएगा, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है बाई के फॉर्म पे चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा डेल सी चेंज इन कंसंट्रेशन बाय डेल टी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन बोला है कि भाई रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी बताइए, रेट ऑफ रिएक्शन है ये, रेट ऑफ फॉर्मेशन, क्वेश्चन बोलता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी के लिए आप इक्वेशन बताइए, तो आपको इक्वेशन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इज इक्वल टू 1/3 डेल सी बाय डेल टी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखते जाते हैं, कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आते जाएगा। ठीक है, देखते जाते हैं। अच्छा, अगर मान लो यूनिट आ गया तो कैसे करेंगे, यूनिट क्या लिखेंगे, देखो चेंज इन कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन को किस पे शो करते हैं बेटा, मोल पर लीटर पे, मोल, देखो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए यूनिट। ठीक है, ये डेल ए, सॉरी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन को किसको बोलेंगे, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, और टाइम को किसमें शो करते हैं, मिनट में शो करते हैं या तो सेकंड में शो करते हैं। तो अब इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोल लीटर का इनवर्स, मिनट ऊपर मिनट का इनवर्स। ठीक है, मोल पर लीटर पर मिनट। अगर मान लो आप सेकंड में बता रहे हैं तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड या सेकंड इनवर्स, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। तो ये है यूनिट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कुछ क्वेश्चन करते हैं, इसे समझ में आएगा। ये तो फॉर्मूला कैसे बनाते हैं मैंने ये बताया आपको। ठीक है, अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन ले लें एक बुक से। द रिएक्शन 3A, नोट कीजिएगा सब लोग साथ में, द रिएक्शन 3A प्लस 3A इज कन्वर्टेड इनटू 2B plus C is carried in closed vessel the rate of disappearance of of A is 0.01 mole per liter per second. Calculate the appearance of B and C. ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है बेटा, चलो सॉल्यूशन करके देखें। सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेते हैं एक बार फिर से। 3A इज कन्वर्टेड इनटू 2B प्लस C। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ हम इसके डिसअपीयरेंस को बताएंगे, क्या हो जाएगा -1/3 इंटू डी लिख सकते हैं, डेल्टा का साइन बनाओ या ये डी लिखो, मतलब एक ही है, बाय dt, टाइम दिया होगा। ठीक है, इज इक्वल टू, इसके लिए क्या हो जाएगा बेटा, अपीयरेंस ऑफ बी है ना, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज 0.01 मोल पर लीटर, अपीयरेंस ऑफ बी कितना है, ये है 1/2 डी बी बाय डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपीयरेंस ऑफ सी कैसे लिखेंगे, डी सी बाय डी टी। ठीक है, इसके सामने स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ नहीं है,
तो 1 रहेगा, 1/1 एक ही मतलब है। अब देखेंगे जरा, यहां पर क्या दिया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज 0.01 मोल पर लीटर। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज 0.01 मोल पर लीटर। तो यहां पर इतने की वैल्यू दी हुई है ना, तो इसकी वैल्यू अगर हम रखेंगे, इस वैल्यू की हमको नीड नहीं है, तो ये चला जाएगा इधर राइट साइड में। सपोज हमको क्या निकालना है, अभी तो निकाल लेते हैं, हमको निकालना है कैलकुलेट द अपीयरेंस ऑफ बी। अपीयरेंस ऑफ बी क्या होता है, अपीयरेंस, पहले ये समझिए, अपीयरेंस ऑफ बी, ये क्या होगा बेटा, डीबी बाय डीटी। ये लगता है रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वेशन पे। रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वेशन पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगता है, इस बात को ध्यान रखना। ये इतने को हम बोलेंगे रेट ऑफ, सॉरी, अपीयरेंस ऑफ बी। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी ये रहा, ठीक है, और ये है अपीयरेंस ऑफ, सॉरी, डिसअपीयरेंस ऑफ ए, और ये अपीयरेंस ऑफ सी। तो इस वैल्यू को हमको फाइंड करना है। इस वैल्यू को फाइंड करना है तो कैसे क्या करेंगे, ये 2 यहां से यहां आ जाएगा, इसके इक्वल टू है क्या, अभी इसके इक्वल में क्या रखा है, इस इक्वेशन से देखेंगे, इस इक्वेशन से देखेंगे, चलिए देखते हैं। अगर हम इस इक्वेशन को रखें तो इस दोनों को यूज कीजिए, कैसे, 1/2 माइनस नहीं, प्लस 1/2 dB बाय dt, ठीक है, क्योंकि हमको ये फाइंड कर रहे, इसलिए हमको हमने इसको लिया, और ये दिया हुआ है, देखो डिसअपीयरेंस ऑफ ए हमको गिवन है, तो ये वैल्यू यहां पर रखते हैं, इज इक्वल टू -1/3 डी ए बाय डी टी। डी ए बाय डी टी कितना है, 0.01 मोल पर लीटर, है ना, पर सेकंड है, तो टी का वैल्यू 1 हो जाएगा पर सेकंड के लिए, -1/3 इसका वैल्यू है 0.01, ठीक। अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, अपीयरेंस ऑफ बी डीबी बाय डीटी है, 1/2 का तो रोल नहीं है, तो 2 कहां चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो 2 को ट्रांसफर कीजिए, ये हो जाएगा डीबी बाय dt, और ये 2 चला गया इधर, तो 1 into 2, ये 2 नीचे वाला 2 इधर आ गया ऊपर। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या आया, 2 into 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 0.02 बाय 3। इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा बेटा, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो आगे क्या आएगा, देखो 3 0 जा 0, डेसिमल लगा है, 3 0 जा 0, 3 0 जा 0, डेसिमल लगा है, तो 0 आगे बढ़ा दिए, 3 6 जा 18, फिर 2 आया, 3 6 जा 18, फिर 2 आया, 3 6 जा 18, तो ये आगे चलते जाएगा, इसलिए इसको कर लेते हैं 0.006, राउंड ऑफ वैल्यू में हो जाएगा 0.0067 मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है, ये हो जाएगा डिसअपीयरेंस ऑफ, सॉरी, अपीयरेंस ऑफ बी। ऐसे ही अब हम क्या निकालेंगे, अपीयरेंस ऑफ सी निकालेंगे, तो अब किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, इसके और इसके इक्वल हो जाएगा। करें, इसको स्क्रीनशॉट में फटाक से ले लिया। अब इसी चीज को यहां से करते हैं, अपीयरेंस ऑफ सी, अपीयरेंस ऑफ सी, तो अपीयरेंस ऑफ सी क्या है, डी सी बाय डी टी, और ये डी सी बाय डी टी किसके इक्वल है, डी सी बाय डी टी किसके इक्वल है, ये इक्वल है -1/3 डी ए बाय डी टी के, ठीक है। माइनस साइन अपीयरेंस में हट जाता है, इस बात को ध्यान रखना, लास्ट टाइम बताना भूल गया था। देखो, अपीयरेंस हमेशा पॉजिटिव में होगा और डिसअपीयरेंस हमेशा नेगेटिव में होगा, मतलब मोड वैल्यू समझ सकते हो, जहां जिसकी नीड हो वैसे हम इसको काम कर सकते हैं साइन को, ठीक है। 1/3, अब यहां पर ये तो डायरेक्टली इक्वल है, तो यहां 1/3 हो जाएगा बेटा, और ये हो जाएगा डी ए बाय डी टी की वैल्यू कितनी है, 0.01, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, डायरेक्ट डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा, डिवाइड कीजिए 0.01/3, 3 0 जा 0, डेसिमल लगा है, 3 0 जा 0, 3 0 जा 0, 3 3 जा 9, एंड 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ये ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा, तो 3 3 ही रहेगा, ये इसमें राउंड ऑफ वैल्यू आगे नहीं बढ़ेगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है, नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिएक्शन 2A plus 4B in C, 2A is converted into 4B plus C in gas phase occurs in closed vessel. The concentration of B is found to be increased by 5 into 10 the power of -3 mole per liter
इन 10 seconds कैलकुलेट द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, ये हमको कैलकुलेट करना है, एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। स्टार्ट करते हैं। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी कैसे निकालेंगे बेटा? देखो, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी क्या होगा? रिएक्शन देखो, ये हो जाएगा 1/4, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी किसको बोलेंगे? पहली बात तो ये बोलेंगे हम डीबी बाय डी को, इसके बोलेंगे, इसको बोलेंगे, है ना। और रेट ऑफ और रिएक्शन का क्या होगा? सेम। दूसरी बात, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए किसको बोलेंगे? पहले निकालना क्या है, ये हमको फाइंड करना है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, ये क्या होगा? ऑफ ए, दैट इज, यहां से लेंगे डी ए बाय डी टी, ठीक है। 1/2 क्यों नहीं ले रहे हैं, ऐसा मत सोचिएगा, माइंड में क्वेश्चन आता है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आया रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वेशन पे, मतलब जो अब लिखने जा रहे हैं। रेट ऑफ रिएक्शन आप कैसे बताओगे? रेट ऑफ रिएक्शन माइनस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस माइनस 1/2 डी ए बाय डी टी, ये रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला। ये इक्वल होगा 1/4 डी बी बाय डी टी के। सिमिलरली ये इक्वल होगा सी में डी कंसेंट्रेशन ऑफ सी बाय डी टी के। तो इसके इक्वल होगा रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आता है, ध्यान रखेंगे बात को, ठीक है। अब क्या मिला है? कंसेंट्रेशन ऑफ बी इज फाउंड टू बी इंक्रीज्ड बाय 5 × 10⁻³ मोल पर लीटर इन 10 सेकेंड, ठीक है। तो यहां पर डीबी बाई डी टी, यहां पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहां पर वैल्यू पुट कर सकते हैं इसको, ठीक है। रखें, चलो पुट करते हैं। पहले हम निकाल लेते हैं डी ए बाई डी टी, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। निकालें, -1/2 डी ए बाय डी टी, डी टी इज इक्वल टू 1/4, ये हो जाएगा डी बी बाय डी टी। इसकी वैल्यू गिवन है ना। डी बी बाय डी टी कितना दिया बेटा? 5 × 10⁻³ ठीक है। ये हो 1/4 और हमको निकालना है डी ए बाय डी टी, ये निकालना है। सॉरी, टी की वैल्यू डी टी चेंजिंग टाइम कितना है? 10 सेकंड में बोले ना, तो वैल्यू रखेंगे 10, ठीक है। अब हमको डी ए बाय डी टी चाहिए, तो देखो डी ए बाय डी टी हम अभी निकाल रहे हैं, तो अब ये 2 की हमको नीड नहीं है, तो ये 2 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, तो 2 को मैं यहां ले आया। 1/2 था, ये 1/2 था, 2 को मैं यहां लेके आ गया, डी ए बाय डी टी बचे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 1/2 हो गया। और यहाँ पे 5 × 1 = 5, या इसको ऐसे मत करें, ऐसे रहेंगे 5, हाँ। इसको ये 10 से एक 10 कट गया, या 10 को आप ऊपर ले आइए, ऊपर ले आएंगे तो 10⁻, क्या बचेगा? -2 बचेगा, नहीं -4 हो जाएगा। ये 10 इधर ऊपर आएगा तो क्या होगा? 10⁻1 हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा, 10⁻4। तो क्या आ जाएगा आपको? इसको फाइनली क्या मिल रहा है देखिएगा, 5/2 बचा, 5/2 बचा, ये 10 ऊपर आया तो 10⁻³ × 10⁻⁻1, तो क्या हो जाएगा बेटा? 5/2, इसका मतलब 2.5, ठीक है, इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर, सॉरी मोल पर लीटर। अब इसमें आया पर सेकंड में आया, तो ये आ गया डी ए बाई डी टी की वैल्यू। अब डी ए बाई डी टी की वैल्यू अगर हम यहां रख देते हैं, डी ए बाई डी टी की वैल्यू अगर हम यहां रख देते हैं, 4 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो डी बी बाई डी टी की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमको डी बी बाई डी टी भी निकालना है, ठीक। अभी हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, हमको अभी सिर्फ डी ए बाई डी टी मिले हैं। अब पहले डी ए बाई डी टी की वैल्यू हम जैसे निकाले, अब क्या करेंगे? डी बी बाई डी टी की वैल्यू निकालेंगे, डी ए बाई डी टी की वैल्यू रख करके, ठीक है। तो ये पहले आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया? क्वेश्चन तो हो गया, क्वेश्चन मैं इरेज कर देता हूं बेटा, ऊपर सॉल्व करते हैं। अभी देखो ये इक्वेशन है, अभी ये इक्वेशन दोनों फिर से ले लेते हैं। क्या है इक्वेशन हमारे पास?
माइनस 1/2 डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू 1/4 डी बी बाय डी टी। ठीक है, डी ए बाय डी टी की वैल्यू कितनी आई 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। ये पर सेकंड में है तो टी की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, 1 हो जाएगी। ठीक है, हमको क्या चाहिए, डीबी बाई डी टी की वैल्यू चाहिए, 4 को इधर ले आइए, क्या हो जाएगा 4/2, माइनस की जरूरत नहीं है, मोड है, मोड लगा लेते हैं, डी बी बाय डी टी। ठीक है, सॉल्व करें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो क्या मिला हमको 5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये किसका वैल्यू आ गया बेटा, डी बी बाय डी टी का। तो डी बी बाय डी टी हमको इस रिएक्शन में मिल गया और डी ए बाय डी टी भी मिल गया। सॉरी, तो ये दोनों चीज जो हमको निकालना था ये फाइनली हमको गेन हो गया, दिस वन। ठीक है, नोट कीजिए, नोट कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक एक देखते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन इसमें आता है। अब टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं बेटा, चलिए नोट कर, चलिए तो लिख लिया आप लोगों ने। अब अभी जो पढ़े इसको हम थोड़ा सा ग्राफ के हेल्प से देखते हैं। अभी जो समझे उसको, आपको मैं बताया कि रिएक्टेंट की क्वांटिटी कंसंट्रेशन, नॉट क्वांटिटी कंसंट्रेशन, टाइम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे कम होते जाता है। अगर हम इसको एक ग्राफ से रिप्रेजेंट करें तो ग्राफ में मैं ले लेता हूं एक्स एक्सिस पे ले लिया सपोज टाइम और वाई एक्सिस पे ले लिया सपोज कंसंट्रेशन। ठीक है, तो रिएक्टेंट टाइम के अकॉर्डिंग कम होते जाता है, तो उसको हम कैसे शो करेंगे बेटा, रिएक्टेंट देखो, रिएक्टेंट सपोज ये है, सपोज ये 0 मोलर है और ये हो गया सपोज 5 मोलर। ठीक है, 5 मोल पर लीटर। तो यहां पर रिएक्टेंट धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग कम होते जाएगा और एक कंडीशन के बाद वो इक्विलिब्रियम रीच कर जाएगा। देखो पूरा खत्म तो नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना है ना, पूरा खत्म नहीं होगा, रिएक्टेंट धीरे 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 एक टाइम के अकॉर्डिंग कम होते जाएगा। ठीक है, और वैसे ही प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, प्रोडक्ट धीरे 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 बनने लगेगा, प्रोडक्ट धीरे धीरे बनने लगेगा, ऐसे धीरे 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 हम रखते हैं। तो रिएक्टेंट ये हो गया प्रोडक्ट का कर्व, ये हो गया प्रोडक्ट का कर्व, टाइम के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन पहले बढ़ते जाता है, और ये हो गया रिएक्टेंट का कर्व, ये हो गया रिएक्टेंट के लिए। ठीक है, तो जब हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में डिक्रीज होना या इंक्रीज होना इसको देखते हैं, तो यहाँ पर दो टाइप्स के रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं। पहला एक रेट ऑफ रिएक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अभी तो हमने कुछ रेट ऑफ रिएक्शन वगैरह देखा ही है, लेकिन इसको थोड़ा सा ग्राफ के हेल्प से समझते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जैसे कोई रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी है और 10 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद से लेकर के 15 मिनट तक रिएक्शन की स्पीड क्या थी, ये हमको जाननी है। क्योंकि रिएक्शन की स्पीड, इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि रिएक्शन की स्पीड हमेशा कांस्टेंट नहीं होती, रिएक्शन की स्पीड हमेशा कांस्टेंट नहीं होती। स्टार्टिंग पे रिएक्शन बहुत स्पीड से होता है, फिर बाद में धीरे 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 वो स्लो हो जाता है। कुछ हम पढ़ेंगे है ना, रेट ऑफ रिएक्शन को के फैक्टर्स पढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। आज के वीडियो काफी लेंथ लगे तो अभी हम उसकी स्टडी नहीं कर रहे हैं, वो देखते बताएंगे बारी बारी से। तो 10 मिनट से लेकर के 15 मिनट तक रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहा होगा, इसको डिटरमाइन करने के लिए एक रेंज हम ले लिए। 10 मिनट से 15 मिनट के बीच में एक रेंज हमने ले लिया, तो ऐसे कंडीशन पे जो हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं या डिटरमाइन करते हैं उसको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब इसके लिए थोड़ा सा ग्राफ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब ग्राफ को हम इसी ग्राफ को दो तरीके से बना सकते हैं। रिएक्टेंट प्रोडक्ट एक सम बनाया, मैं अब इसको दो तरीके से बना लेता हूं। रिएक्टेंट के लिए बस बना लेते हैं, जैसे कि ये एक्स एक्सिस पे ले लिया टाइम और वाई एक्सिस पे ले लिया कंसंट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे मिनट्स लगे हुए हैं, सपोज ये 1 मिनट, सपोज ये 5 मिनट। ठीक है, ये 5 मिनट, ये 0 मिनट, ये 5 मिनट, ये 10 मिनट, ये 15 मिनट, ये 20 मिनट, लाइक दैट। ठीक है, अब प्रोडक्ट
सॉरी रिएक्टेंट टाइम के अकॉर्डिंग धीरे 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 कम होते जा रहा है, इसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होते जा रहा है। हमको क्या देखना है, 10 मिनट से 15 मिनट तक रिएक्शन की स्पीड क्या रही होगी। तो एक इसके परपेंडिकुलर हम यहां पर ऐसे इसके एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहां पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और 10 मिनट पर रिएक्शन का 10 मिनट जब हुआ था तो इसका कंसंट्रेशन क्या रहा होगा, उसको इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करके इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे, सॉरी परपेंडिकुलर नहीं, इसके पैरेलल यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके इस एक्स एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके हम इसका कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। सपोज कंसंट्रेशन में ले लीजिए यहाँ पर x1 इनिशियल कंसंट्रेशन 10 मिनट इनिशियल होगा, 15 मिनट बाद में आएगा, तो 10 मिनट इनिशियल कंसंट्रेशन xi ले लेता हूं और यहाँ पे कंसंट्रेशन हम ऐसे निकाल लेंगे, ये हो जाएगा x फाइनल, या आप इसको बोल सकते हो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है तो डेल आर, सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ आर ri हो जाएगा और कंसंट्रेशन ऑफ आर RF हो जाएगा। फाइनल कंसंट्रेशन कुछ भी ले सकते हैं, वो तो वेरिएबल है, ठीक है। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा, कैसे निकालें, देखो सिंपल है, कैसे निकाल सकते हैं। एक है हमारे पास मेथड चेंज इन कंसंट्रेशन, जैसे आर इनिशियल माइनस आर फाइनल डिवाइडेड बाय टाइम क्या था 15 मिनट से 10 मिनट, 15 मिनट फाइनल माइनस इनिशियल 5 मिनट का डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहां पर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज हम डिटरमाइन कर सकते हैं। यहां पर हम क्या कर लें, इसको ऐसे ना लिखे, ये टी फाइनल और ये हो जाएगा बेटा टी इनिशियल, ठीक है। ये T1 और T2 ले सकते हैं, T1 इसको T1 ले लो, इसको T2 ले लो, एक ही मतलब। टाइम को फाइनल से इनिशियल में माइनस करना है, टाइम फाइनल, लास्ट टाइम, एंड टाइम और ये इनिशियल टाइम, जो भी आपका इक्वेशन में पूछा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, इसको आप टी आई ले लो, इसको आप टी एफ ले लीजिए। एक दूसरा मेथड ये भी है कि आप इसके लिए नहीं, वो इंस्टेंटेनियस में आएगा, ठीक, ये हो गया। अब देखते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, एक और रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ये तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है। एक टाइम इंटरवल पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, एक सेकंड होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या होगा, किसी पर्टिकुलर टाइम पे, अभी क्या बोला था आपको, 10 मिनट से 15 मिनट तक रिएक्शन की स्पीड क्या रही होगी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या रही होगी। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि भाई 12 मिनट पे रिएक्शन की स्पीड क्या रही होगी, एग्जैक्ट पॉइंट पे एक पर्टिकुलर टाइम पे रिएक्शन की स्पीड क्या रही होगी, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप उसको कैसे डिटरमाइन करोगे। देखो इसी ग्राफ पे बता देता हूं मैं, है ना। ये अगर वो टाइम है तो इस पर्टिकुलर टी टाइम पे तो एक ग्राफ खींच लीजिए, है ना, एक ग्राफ नहीं, एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर और यहां पर लिख दीजिए टी। इस टी टाइम पे आपको रिएक्शन की क्या स्पीड रही होगी, अगर ये जानना है तो यहां पर हम क्या करते हैं, पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इस ग्राफ में ही आपको बता देता हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, बढ़िया। तो अब इसको इरेज कर दो ताकि कंफ्यूजन ना आए। टी टाइम पे हमको रिएक्शन की स्पीड जाननी है, तो टी टाइम के परपेंडिकुलर हम यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब यहां पर एक आप क्या करना, स्लोप बनाना है, इस स्लोप टेंजेंट खींच लीजिए ऐसे, ठीक है। एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और लाइन ड्रॉ करने के बाद इसको इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहां पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। इसको ले लेते हैं। अब आगे एक स्लोप हमको मिल गया, ठीक है। अब इसको हम कैसे डिफाइन करें, जैसे कि मान लो ये O हो गया, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये हो जाएगा tan थीटा, ये थीटा ले लीजिए। तो tan थीटा के थ्रू हम इस स्लोप को इस पर्टिकुलर टी टाइम पे डिटरमाइन कर लेंगे, है ना। कैसे डिटरमाइन हो जाएगा ये, tan थीटा इज इक्वल टू होता क्या बेटा, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इसमें हमको क्या मिल जाएगा, परपेंडिकुलर OQ बाय OP,
है ना, tan थीटा इज इक्वल टू, और थीटा क्या है यहाँ पे 90 डिग्री। तो इस इक्वेशन को यूज करके हम यहाँ पर टी की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, मतलब टी टाइम पे क्या रेट ऑफ रिएक्शन था वो हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, सॉरी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया बेटा तो एक बार फिर से इसको रिमाइंड करके आप समझ सकते हो। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूं मैं, इसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक क्वेश्चन देखते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का। इसको इरेज करें। एक कोई टेबल दिया है आपको, 0 मिनट पे, है ना, ये टाइम है इन सेकेंड, 0 सेकेंड टाइम इन सेकेंड, और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या है, रिएक्टेंट ऑफ आर ले लो। इसके बेसिस पे आपको रेट ऑफ रिएक्शन आपको डिटरमाइन करना है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। 0 सेकेंड पे सपोज ये 300 मोल पर लीटर था। ठीक है, 100 सेकेंड पे, सॉरी 50 सेकेंड पे ये हो गया 280 मोल पर लीटर। इसके बाद 100 सेकेंड पे ये हो गया सपोज 260। इसके बाद 150 पे ये हो गया सपोज 240। इसके बाद 200 पे ये हो गया सपोज 220, है ना। मैंने एक रैंडम डाटा लिया है ना, क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं लिया। तो इसके लिए आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आपको 100 और 150 के बीच निकालना है, क्वेश्चन बोला है। तो आप क्या कैसे निकालोगे, 100 और 150, 100 सेकेंड टू 150 सेकेंड के टाइम पे इस रिएक्शन का एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहा होगा, ये क्वेश्चन है। तो आप कैसे निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज लिखिए ब्रैकेट में, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ आर इनिशियल माइनस आर फाइनल, कंसंट्रेशन ऑफ आर फाइनल डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। T2 क्या है, बाद वाला टाइम, T1 क्या है, इनिशियल टाइम। आर इनिशियली कितना था, इसके लिए इन दोनों में इनिशियल कौन है, पहले कौन आएगा 100, तो 100 पे कितना कंसंट्रेशन 260 माइनस आर एफ कितना था बेटा, फाइनल पे कितना हो गया 240, ओके, डिवाइडेड बाय T2 कितना है 150, T1 कितना है 100। टाइम हमेशा फाइनल पहले इनिशियल बाद में, ये इसमें इनिशियल पहले ये फाइनल बाद में। सॉल्व कीजिए, क्या आएगा 260 माइनस 240 20 डिवाइडेड बाय 150 माइनस 100 कितना हो जाएगा 50, ये दोनों कट, क्या आया 2/5। तो 2/5 मोल पर मिनट, या इसको आप बोल सकते हो 5 1 जा 5, 5 0 जा डेसिमल लगाया, 5 4 जा 20, तो 0.4 मोल पर लीटर किसमें है, यूनिट सेकंड पे है, पर सेकंड। तो ये क्या है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या था, 0.4 मोल पर लीटर पर सेकंड। अगर क्वेश्चन बोले कि भैया इस पे भी निकालो, इस पे भी निकालो, तो अब सब में निकाल करके इसको देख सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड आता है। ये था हमारा आज का लेक्चर, इंट्रोडक्शन पार्ट था आज का। इसके बाद अच्छे क्वेश्चन, अच्छे टॉपिक इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर पे आएंगे, आते जाएंगे। ठीक है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूं तो फिर आपको उसकी नोटिफिकेशन आपके मैसेज बॉक्स पे मिल जाए। ओके, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप स्टडी।